Hello, friends. Continuing with our previous session about the history of constitutional development in India, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट वी शैल सी टुडे, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में जो पहला सेक्शन था उसको हम लोगों ने 1773 से लेके 1858 के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे उसको हमने देखा था। फिर हमने ये देखा कि जो कंपनी का शासन है वो 1858 में समाप्त हो गया और 1858 में एक नया कानून आया जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हाँ, इससे काफ़ी सारे बदलाव आए। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो अब खत्म हो गया और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया का जो गवर्नेंस है वो कंपनी से शिफ्ट होकर क्राउन के अंदर चला गया सीधे सीधे। जो पहला सबसे बड़ा बदलाव है वो है एबॉलिशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ क्राउन्स डायरेक्ट रूल इन इंडिया। सो जो पहला बदलाव है वो ये है कि एबॉलिशन ऑफ EIC रूल इन इंडिया समाप्त हो गया एंड इट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ क्राउन्स डायरेक्ट रूल इन इंडिया, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया। सो दूसरा जो बदलाव है वो है एबॉलिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इसकी जगह पे ले ली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया जिसमें कि 6 मेंबर हुआ करते थे और साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी एबॉलिश कर दिया गया, यानी कंपनी का शासन पूरी तरह से इंडिया में खत्म हो गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह पे एक दूसरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसे हम कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत से संबंधित मामलों के एक मंत्री की नियुक्ति हुई और ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, ब्रिटिश कैबिनेट्स मेंबर, यानी एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और ये भारत से संबंधित मामलों में निर्णय लेंगे और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की एक टीम दी गई और उसको हम कहते हैं इंडिया काउंसिल। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विल बी असिस्टेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विल बी असिस्टेड बाय इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल जिसके कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर्स होंगे। वी विल बी असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स इंडिया काउंसिल। और ध्यान रहे ये इंडिया में नहीं है, ये लंदन में है, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो लंदन में रह रहे और उनको असिस्ट करने के लिए एक इंडिया काउंसिल बनी जिसमें 15 सदस्य, ये सभी लोग लंदन में हैं। भारत में एक बड़ा बदलाव लाया गया और वो ये है कि अब गवर्नर जनरल के पोस्ट के साथ साथ एक नया पोजीशन ऐड कर दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं? वाइस रॉय। सो नाउ गवर्नर जनरल विल आल्सो बी नोन एज वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब हो गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, क्योंकि सत्ता अब सीधे क्राउन के हाथ में चली गई थी कंपनी से निकलकर,
इसीलिए क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में एक पद बनाया गया जिसे हम वॉइस रॉय कहते हैं। दिस पोस्ट इज मेंड बाय सेम पर्सन, एक ही आदमी है जिसको हम वॉइस रॉय भी कहते हैं और गवर्नर जनरल भी कहते हैं। सो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ नया ऐड हो गया वॉइस रॉय वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इंडिया के जो पहले वॉइस रॉय हैं वो लॉर्ड कैनी है। इन्हीं के समय 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने हैं वो है सर चार्ल्स वुड। हाँ दोस्तों, ये वही चार्ल्स वुड है जिनके नाम पे वुड्स डिस्पैच पॉपुलर हुआ है, यानी इन्होंने ही 1854 में वुड्स डिस्पैच के नाम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसे कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। वो एक कभी और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में फार रीचिंग चेंजेस किए गए और इसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में देखने वाला है। कारण ये था कि जिस तरीके का चैलेंज कंपनी ने फेस किया इंडिया में 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में और जो उसके अंदर वीकनेसेस थी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को उसको रिमूव करने की कोशिश की गई। और आगे जाकर हम देखते हैं कि फर्दर 1861 में एक और कानून आता है जिसे हम इंडिया काउंसिल एक्ट कहते हैं। अब उसको देखते हैं हम, इंडिया काउंसिल एक्ट। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। पहली दफा इस एक्ट में जो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके अंदर जो लॉ मेकर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द वाइस रॉयज काउंसिल, यानी वाइस रॉय के काउंसिल में एक लेजिस्लेटिव विंग बनाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव विंग इन दी वाइसरॉयज काउंसिल। वाइसरॉय के काउंसिल में एक विधायी संस्था बनाई गई, यानी कानून बनाने वाली संस्था का विस्तार किया गया। लेजिस्लेटिव विंग इन दी वाइसरॉयज काउंसिल, और इसको कहा गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी ये सभी ब्रिटिश इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए क्या करेगी, कानून बनाने का काम करेगा, जिसको हमने कहा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा। राइट, ये वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव जो विंग है, काउंसिल है, उसका ये एक्सटेंशन है। राइट, इसके अलावा जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं वहां पे भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो प्रोविंसेस हैं, जो राज्य हैं, जो स्टेट जिसे आज हम कहते हैं, उसको ब्रिटिश टाइम में हम प्रोविंस कहते हैं, वहां पर भी एक कानून बनाने वाली संस्था को स्टैब्लिश किया गया, जिसे क्या कहा गया, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी एक जो स्टेट लेवल पे कानून बना रही है और दूसरा जो पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाएगी, उसको हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। एक बड़ा बदलाव और लाया गया, जबकि इसमें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बड़ा डिसीजन था। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम
important portfolio system in the executive branch of वाइसरॉय काउंसिल, यानी वाइसरॉय के काउंसिल में जो लोग एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं उन सबको पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत लाया गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि जिस डिपार्टमेंट को वो हेड करते हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होंगे, यानी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आज से आप कंपेयर करेंगे तो जैसे ही चुनाव होते हैं, जो पार्टी सत्ता में आती है उनको उनके जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं और फिर उनके बीच विभागों का बंटवारा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी पहली दफा जो शुरुआत हो रही है वो 1861 के कानून से हो रही है, जिसे हमने क्या कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ वाइसरॉय काउंसिल। ये मेजर प्रोविजंस हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन या इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और इस एक्ट के तहत पहली दफा इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया गया। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस for the non-official members, for the non-official members, for the non-official members of Imperial and Legislative Council. So अब हमने दो तीन चीजों को समझना है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि पहले हम ये समझे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कहने का मतलब है कि हमने 1861 में देखा था, एक है इंपीरियल INPE इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा है प्रोविंशियल। राइट, एक प्रोविंशियल के लिए है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों ही जगहों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करने का एक प्रोविजन आया इस कानून के तहत। कहने का मतलब है कि अब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे। कहने का मतलब है कि ये इंडियंस होंगे और इनको चुनकर भेजा जाएगा, लेकिन लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है कि जिनको वाइसरॉय या गवर्नर जनरल या फिर प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर उनको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स चुने जाने हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनको वोटिंग राइट्स किन के पास है। तो यहाँ पे देखेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो मेंबर्स चुने जाने हैं उनको वोट करेंगे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देन members of provincial legislative council, provincial legislative council। यहां से इनडायरेक्ट वे में कुछ मेंबर्स को चुनकर भेजा जाएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी जो लोग वोट करेंगे जिस कैंडिडेट को, उस वोटिंग राइट्स इनके पास है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स होंगे उनके पास,
और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके पास होगा। जैसे कि राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए विधानसभा के जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग वोट करते हैं राज्यसभा के एमपी को चुनने के लिए, वैसी ही व्यवस्था यहाँ पे की गई। देन आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुना जाना है, यानी जिनको गवर्नर जनरल अपॉइंट या गवर्नर अपॉइंट नहीं करने वाले हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, उनको कौन कौन वोट करेंगे। यहाँ पे लोकल बॉडीज में जैसे कि यूनिवर्सिटीज में कुछ वोट्स थे, यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट BOARDS, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, देन म्यूनिसिपैलिटीज ETC, ऐसी जगहों से क्या है जो मेंबर होंगे, वो जिनको वोट करेंगे वो लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर वहाँ पे अपॉइंट होंगे। तो इस तरीके से 1892 के अंदर हमने देखा कि पहली दफ़ा, ध्यान ये रखना है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक प्रोविजन लाया गया था। मैं समझता हूँ कि इससे आगे का जो डेवलपमेंट है, जिसके अंदर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इस साल 2 सवाल थे यूपीएससी में 2021 में, मेरा मतलब है, तो उसको मिस मत करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बचे हुए 3 एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 35, उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।